जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है आकाश पुरोहित। तो एक बार फिर से मैं आपके अपने YouTube चैनल विजन स्टडी में आपका स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे, आज हम कवर करने वाले हैं प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय भारत को आज हम थोड़ा सा समझेंगे दोस्तों कि इसको कितने भागों में विभाजित किया गया है और उसके अंदर कितने तट हैं, ये सब देखेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं छोटे से मोटिवेशनल थॉट के साथ में। क्यों डरें जिंदगी से हम कि क्या होगा, हर वक्त यह सोचें कि कुछ बुरा होगा। बढ़ते रहो दोस्तों मंजिलों की ओर। कुछ ना मिला तो क्या हुआ, पर तजुर्बा नया हुआ। चलिए दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। प्रायद्वीपीय भारत। तो जैसा कि दोस्तों बता दूं, प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीप यहां पर लिखा हुआ है प्रायद्वीप, इससे क्या अर्थ है। अब प्रायद्वीप का अर्थ दोस्तों वह होता है, जैसा कि लास्ट क्लास अगर आप लोगों ने देखी हो, और अगर नहीं देखी है तो अभी जाइए और देखिए, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्लास। प्रायद्वीप का अर्थ होता है दोस्तों ऐसा भूस्थल, भूस्थल मैंने कहा ऐसा भूभाग, ऐसा भूस्थल या भूभाग जो तीन ओर से पानी से घिरा हो, तीन ओर से पानी से घिरा हो दोस्तों। क्या, किस चीज से घिरा हो? पानी से। अब जैसे कि मैं बता दूं, यहां पर क्या पड़ता है? अरब सागर। यहां पर क्या पड़ता है? बंगाल की खाड़ी। और नीचे क्या पड़ता है दोस्तों? हिंद महासागर। इसलिए ये तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है, इसीलिए इसको प्रायद्वीप कहा जाता है दोस्तों। अगर हम प्रायद्वीपीय भारत की स्थिति देखें तो इसको मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया गया है, एक तो पूर्वी घाट और एक पश्चिमी घाट। अगर हम इसकी प्रायद्वीपीय भारत की अगर तटीय मैदानों की बात करें तो इसमें तटीय मैदानों में पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान, दो मैदानों में इसके तटीय मैदानों को बांटा गया है। अब मैंने एक शब्द बोला यहाँ पर तटीय। तटीय का अर्थ वो होता है दोस्तों पानी की जगह, मतलब समुद्र के किनारे का एरिया तटीय मैदान कहलाता है। यहां से देखिए आप, जैसे कि समुद्र से यहां से पूरा तटीय मैदान ही है, यहाँ पर पूरा समुद्र है, यहाँ पर भी बंगाल की खाड़ी, तो ये पूरा समुद्र से घिरा हुआ एरिया है। इसीलिए तटीय मैदान उसको कहा जाता है दोस्तों जो पूरा समुद्र से घिरा हो एरिया, भूस्थल। अब दोस्तों बात करें, चारों तरफ से नहीं दोस्तों, सिर्फ एक तरफ से पानी से घिरा हुआ हो तो उसी को कहा जाता है तटीय मैदान। अब बात करते हैं पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट की दोस्तों। तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट की बात करें अगर दोस्तों, तो ये यहाँ से उड़ीसा से लेकर तमिलनाडु तक फैला हुआ है। क्या? पूर्वी घाट दोस्तों, उड़ीसा से लेकर तमिलनाडु तक। और अगर हम पश्चिमी घाट की बात करें तो गुजरात से लेकर यहाँ तमिलनाडु कन्याकुमारी तक। अब दोस्तों यहाँ पर एक पहाड़ियां पड़ती हैं, कौन सी? अन्नामलाई पहाड़ियां दोस्तों। हम लोग कवर करेंगे जब टॉपिक लाएंगे पर्वतों का, तो उसमें हम पूरी अन्नामलाई पहाड़ियां और यहाँ पर नीलगिरी की भी पर्वतमाला, जो नीलगिरी भी पड़ती हैं, तो वो भी कवर करेंगे। लेकिन अभी अपन को मुख्य देखना है पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। तो ये यहाँ पर आके नीलगिरी की पहाड़ियों पर मिल जाते हैं, कौन? पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। अब दोस्तों बात करें अगर प्रायद्वीपीय भारत के तटीय मैदानों की, तो प्रायद्वीपीय भारत के तटीय मैदानों को भी दो भागों में बांटा गया है। एक तो ये पश्चिमी तटीय मैदान, ये पश्चिमी तटीय मैदान, और ये पूर्वी तटीय मैदान, ये पूर्वी तटीय मैदान कहा जाता है दोस्तों इसको। अब ये पूर्वी तटीय मैदान, ये पश्चिमी तटीय मैदान हो गया, लेकिन इसको भी कई भागों में विभाजित किया गया है दोस्तों। जैसे कि अगर बात की जाए पश्चिमी तटीय मैदान की, तो इसको गुजरात से लेकर गोवा तक, ये जो तट होता है, ये तट है, इसको कहा जाता है कोंकण तट। और गोवा से लेकर न्यू मंगलोर तक किसको कहा जाता है दोस्तों? कन्नड़, केरल में पड़ता है न्यू मंगलोर, तो ये कन्नड़ तट कहा जाता है इसको। और न्यू मंगलोर से अगर बात की जाए यहाँ पर कन्याकुमारी तक, नीचे कन्याकुमारी तक है ये, तो कौन सा तट पड़ता है दोस्तों? मालाबार तट। अगर हम बात करें यहाँ पर गुजरात से लेकर ये पश्चिमी तट की बात करें अगर दोस्तों, तो गुजरात से लेकर टोटल यहाँ कन्याकुमारी तक फैला हुआ है क्या? पश्चिमी तट। अब बात करते हैं थोड़ा सा दोस्तों पश्चिमी तट की। तो पश्चिमी तट की मैंने जैसा कि बता दिया, कोंकण, कन्नड़ और मालाबार तीन में विभाजित किया गया है इसको, तीन वर्गों में। अब बात करें अगर पश्चिमी तट की, तो यह है 80 से 100 किलोमीटर पूर्वी घाट से लेकर, यहाँ से पूर्वी घाट दोस्तों अंदर होता है पूरा एरिया, तो यहाँ से लगा के समुद्र की एरिया तरफ कितना फैला हुआ है दोस्तों? 80 किलोमीटर, मतलब 100 से 80 किलोमीटर औसतन माना जाता है। यहाँ से अंदर तक 100 से 80 किलोमीटर माना जाता है तटीय मैदान। तो ये फैला हुआ है पश्चिमी तटीय मैदान। और अगर दोस्तों बात करें इसकी, तो यहाँ गुजरात से लेकर यहाँ तक टोटल कितनी लंबाई होती है दोस्तों इसकी? तो लगभग कहा जाता है 1500 या
1600 किलोमीटर के लगभग, 1500 से 1600 किलोमीटर मान सकते हैं। कहीं पर आपको 1600 भी मिल जाएगा, कहीं पर 1550 भी मिल जाएगा, कहीं पर 1500 भी मिल जाएगा, तो आप उस हिसाब से लगा दें। तो लगभग मैंने बता दिया आपको इसको 1500 से 1600 में किलोमीटर, कहां थे, गुजरात से लेकर कन्याकुमारी तक दोस्तों। और अगर हम बात करें इसी के कि पूर्वी तटीय मैदान की, तो पूर्वी तटीय मैदान को भी दोस्तों दो भागों में विभाजित किया गया है, एक तो उत्तरी सरकार तट और दूसरा कोरोमंडल तट। पूर्वी तटीय मैदान को क्यों दोस्तों, क्योंकि यहां से उड़ीसा से लेकर आंध्र प्रदेश तक कहा जाता है उत्तरी सरकार तट। ये जो उड़ीसा से लेकर आंध्र प्रदेश तक कहा जाए, इसको कहा जाता है उत्तरी सरकार तट। और आंध्र प्रदेश से अगर तमिलनाडु तक की बात की जाए तो इसको कहा जाता है कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट कहा जाता है इसको दोस्तों। अगर हम बात करें यहां पर, तो ये दक्षिणी दक्कन का पठार, यहीं पर अगर प्रायद्वीपीय भारत में ये दक्षिणी दक्कन का पठार, ये उत्तरी दक्कन, ये अभी समझेंगे थोड़ा सा, पहले अपन समझ लेते हैं पूर्वी घाट को, तो पूर्वी तटीय मैदान को, सॉरी। अब पूर्वी तटीय मैदान की अगर बात करें दोस्तों, तो ये कितना 100 से 120 किलोमीटर अंदर तक, यहां से 100 से 120 किलोमीटर अंदर तक फैला हुआ है क्या, पूर्वी तटीय मैदान दोस्तों। और अगर हम इसकी टोटल लंबाई की, यहां से उड़ीसा से लेकर यहां तक की बात करें तमिलनाडु तक की, तो टोटल कितनी लंबाई हो जाती है दोस्तों, लगभग 1700 से 1800 किलोमीटर। कहीं कहीं पर आपको यहां इतने के लगभग मिल जाएगा, 1700 से 1800 किलोमीटर दोस्तों, अगर हम बात करते हैं पूर्वी घाट की। और दोस्तों अगर हम बात करें इसकी पूर्वी घाट नहीं, पूर्वी तटीय मैदान की, अगर हम दोस्तों हम बात करें इसकी पूर्वी तटीय मैदान की, तो ये कहां तक है, तमिलनाडु तक स्थित है दोस्तों। कहां से, उड़ीसा से लेकर तमिलनाडु तक स्थित है। तो आप ये जानकारी लिख सकते हैं तटीय मैदान के बारे में। अब बात करते हैं दोस्तों ये दक्षिणी दक्कन, उत्तरी दक्कन, पूर्वी पठार, उच्च मध्यवर्ती भूमि और ये दक्षिण उच्च मध्यवर्ती भूमि क्या है। अब ये है, ये अंदर का क्षेत्र है दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत का, लेकिन यहाँ पर क्या है, पठार है। तो उन पठारीय मैदान को, इसको कहा जाता है दक्षिणी दक्कन का पठार। और ये पूरा यहां से अगर बात की जाए यहां से, तो ये पूरा दक्कन का पठार कहलाता है, महाराष्ट्र तक। और इसी में अगर हम बात की जाए दोस्तों, तो ये उत्तरी दक्कन और ये दक्षिणी दक्कन दो भागों में विभाजित है। और अगर हम यहाँ पर बात की जाए पूर्वी पठार की, तो ये पूर्वी पठार कहा जाता है दोस्तों किसको, उड़ीसा के बाल, उड़ीसा और तेलंगाना, और यहीं पर अगर दोस्तों बात की जाए तो थोड़ा हल्का सा आंध्र प्रदेश भी लगता है। ये दक्षिण मध्यवर्ती भूमि और ये उत्तर उच्च मध्यवर्ती भूमि। इसमें क्या है, मध्य प्रदेश भी आ जाता है, गुजरात भी आ जाता है, और इसमें महाराष्ट्र क्षेत्र अधिकतर लगता है और गुजरात क्षेत्र छोटा सा। तो दोस्तों ये समझ लिया हमने प्रायद्वीपीय भारत। और अगर प्रायद्वीपीय भारत में से और जानकारी निकल कर आती है, तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी की अगर बात की जाए, ध्यान रखिएगा दोस्तों, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी वो है अनाईमुदी। इसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों, ये कौन सी पर्वत श्रेणी पे है, सबसे पहले ये समझते हैं, ये अन्नामलाई पर्वत श्रेणी पर है। इसको पूरा विस्तार में समझेंगे दोस्तों अपन जब पर्वत का लाएंगे अपन चैप्टर। लेकिन अभी क्या है, अनाईमुदी सबसे ऊंची चोटी है, 2695 किलोमीटर, सॉरी मीटर, मैं बोल रहा हूँ किलोमीटर, माफी चाहता हूँ दोस्तों, 2695 मीटर इसकी क्या है, ऊंचाई है दोस्तों। ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अगर बात की जाए दोस्तों किसकी, पूर्वी घाट की, तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है दोस्तों कौन सी, विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम यहां पर एक स्थित है दोस्तों विशाखापट्टनम। तो विशाखापट्टनम की 1680 मीटर ऊंचाई है दोस्तों, कितनी है, 1680 मीटर। और दूसरी अगर बात की जाए तो महेंद्रगिरी आती है, यहां पर उड़ीसा में स्थित है दोस्तों, तो उसकी है 1501 मीटर ऊंचाई। और अगर दोस्तों हम बात करें पश्चिमी घाट की, तो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाती है दोस्तों, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी यही है अनाईमुदी, क्योंकि ये यहाँ पर पश्चिमी घाट में ही पड़ती है दोस्तों। तो ये अपन ने जानकारी समझ ली थोड़ा सा प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय भारत में कौन कौन से तट हैं ये समझ लिया दोस्तों। अब थोड़ा सा चलते हैं अपन लोग नेक्स्ट टॉपिक पर, क्योंकि इस टॉपिक में कुछ खास ज्यादा नहीं है दोस्तों। अगर क्वेश्चन बनाएंगे तो आपसे यही पूछा जाएगा कि कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक स्थित है, तो गुजरात से गोवा तक, ये आप क्वेश्चन बना सकते हैं। और अगर आपके पास क्वेश्चंस बनाने का वो नहीं है, कोई भी बुक वगैरह या नहीं है, तो आप लोग इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हैं कि प्रायद्वीपीय भारत टॉपिक क्वेश्चंस, तो वहाँ पे आपको सब चीज़ उपलब्ध हो जाएगी, क्योंकि इंटरनेट पे आजकल तो सब उपलब्ध है दोस्तों। तो नेक्स्ट सेशन अपन लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक को। नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे दोस्तों अपन लोग भारत का प्रवाह अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र, भारत का अपवाह तंत्र, इसमें क्या है दोस्तों कि नदियों को शामिल करेंगे हम, नदियों को
शामिल करेंगे। एक सेकंड दोस्तों, चलिए, तो आप वीडियो को पॉज करके इस सब चीज को लिख सकते हैं। बाकी मैंने बता ही दिया यहाँ पर सबसे ऊंची चोटी अगर पूर्वी घाट की बात करें तो कौन सी है दोस्तों, विशाखापत्तनम, महेंद्रगिरी बता ही दिया। यही सब आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। इतने टॉपिक मतलब अगर मैंने ये 10 मिनट का भी निकाला है टॉपिक, तो इसमें भी करीब 20 से प्लस क्वेश्चन बनते हैं, 20 प्लस क्वेश्चन बनते हैं। तो ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक को। आज भारत का अपवाह तंत्र में थोड़ा सा समझेंगे दोस्तों, फिर उसके बाद जब नेक्स्ट सेशन, क्योंकि अपना उद्देश्य क्या है दोस्तों कि वीडियो को छोटा करना, कि आपको तुरंत के तुरंत अगर कहीं पे भी आपको रिवीजन करना है तो तुरंत निकालें, तुरंत के तुरंत रिवीजन कर लें, ये उद्देश्य है दोस्तों। तो इसीलिए थोड़ा सा छोटा बनाते हैं वीडियो। इसलिए अगर हम बात करते हैं भारत का अपवाह तंत्र, भारत के अपवाह तंत्र की अगर हम बात करें दोस्तों, तो इसको दो वर्गों में विभाजित किया गया है। अगर हम बात करते हैं भारत के अपवाह तंत्र की, तो इसको दो वर्गों में विभाजित किया गया है। अब जैसे कि अपवाह तंत्र होता क्या है दोस्तों, तो अपवाह तंत्र से आशय है यहाँ पर नदियों से। किससे दोस्तों, नदियों से। तो भारत के अपवाह तंत्र को दो वर्गों में कौन कौन से में विभाजित किया गया है दोस्तों, एक तो क्या है, हिमालय, हिमालयन अपवाह तंत्र, और दूसरा है दोस्तों प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र, अगर हम बात करते हैं दोस्तों किसकी, हिमालयन अपवाह तंत्र की, तो इसमें मुख्य 3 नदियों को शामिल किया गया है। हिमालयन अपवाह तंत्र में मुख्य रूप से 3 नदियां शामिल हैं। अगर हम बात करते हैं हिमालयन अपवाह तंत्र की दोस्तों, तो इसमें मुख्य रूप से कितनी नदियां शामिल हैं, 3 नदियां। 3 नदियों में सबसे पहली नदी कौन सी है दोस्तों, आप सभी को पता है, जैसे कि गंगा नदी। और दूसरी नदी कौन सी है दोस्तों, सभी लोग जानते हैं बिल्कुल, जिसको क्या कहा जाता है, सिंधु। क्या, सिंधु नदी, सिंधु नदी, जिसके कारण क्या पड़ा दोस्तों, भारत का नाम हिंदुस्तान पड़ा। अब दोस्तों बात करते हैं, इसी को क्या कहा जाता है, इंडस रिवर, इंडस, इंडस नदी भी कहा जाता है दोस्तों इसी को। और तीसरी नदी है दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी है दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी। और अगर दोस्तों हम बात करें प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र की, तो इसमें टोटल कितनी नदियों को शामिल किया गया है दोस्तों, टोटल 10 नदियों को शामिल किया गया है। कितनी नदियों को दोस्तों, 10 नदियों को। तो इनका भी थोड़ा सा नाम लिख लेते हैं, क्योंकि ये पूछ लिए जाते हैं कभी कभी कि प्रायद्वीपीय भारत की कौन सी नदी है ना। अब मैं पूरा तो इसको समझाऊंगा ही आगे, क्योंकि अपन पूरा अपवाह तंत्र समझेंगे। इसमें अपवाह तंत्र में ना केवल एक एक नदी को ही समझाऊंगा पूरा, पहले गंगा नदी का सेशन, फिर सिंधु नदी का सेशन, फिर ब्रह्मपुत्र नदी का सेशन, ऐसे ऐसे करके पूरे का पूरा सेशन निकालूंगा दोस्तों, कि जिससे आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। चलिए दोस्तों, तो पहली नदी जो है उसको कौन सी नदी को शामिल किया गया है दोस्तों, लूनी नदी को दोस्तों। और दूसरी नदी की बात करें दोस्तों, दूसरी नदी कौन सी है दोस्तों, साबरमती नदी। तीसरी की बात करें अगर, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी को भी प्रायद्वीपीय में शामिल किया गया है दोस्तों। अब ये कहेंगे आप, ये तो मध्य प्रदेश से निकलती है। मध्य प्रदेश से कहां से निकलती है, अमरकंटक से। तो लेकिन इसको भी प्रायद्वीपीय भारत में शामिल किया गया है दोस्तों। की अगर बात करें प्रायद्वीपीय भारत की, तो प्रायद्वीपीय भारत को विभाजित किया गया है यहीं मध्य प्रदेश से। ऊपर की जो हिमालयन नदियां हैं उसमें तो ये आ जाता है। अब प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं तो उसमें नर्मदा को रख दिया गया है, क्योंकि यहाँ से मध्य प्रदेश से ऊपर क्या हिमालय लग जाता है, तो वो नदियां हो जाएंगी, और नीचे की क्या हो जाएंगी, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। अब बात करें यहां पर, तो ताप्ती को भी शामिल किया गया है। माही नदी, माही के बाद गोदावरी नदी, कावेरी,
महानदी, और बात करें तो कृष्णा। कितनी हो गई दोस्तों? 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके 9 नदियां हो गई अभी तक दोस्तों। तो एक नदी कौन सी है दोस्तों? एक नदी की अगर बात करूं तो यहाँ पर लूनी हो गई है दोस्तों। उसके बाद में गोदावरी नदी हो गई है, कृष्णा नदी। माफी चाहता हूँ दोस्तों, 1 2 3 4, हाँ 9 नदियों को शामिल किया जाता है सिर्फ इसमें। प्रायद्वीपीय भारत में अगर बात की जाए तो सिर्फ 9 नदियों को, माफी चाहता हूँ 10 बताया था, लेकिन 9 नदियों को ही शामिल किया जाता है इसमें। कितनी है नदियां? 9 नदियां प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र में। तो इसके बारे में अब नेक्स्ट सेशन अपन कवर करेंगे दोस्तों। जो नेक्स्ट सेशन निकालूंगा वो गंगा नदी। आप लोग कमेंट जरूर किया करेंगे आप लोगों को मतलब कौन सा टॉपिक चाहिए, कौन से टॉपिक पे मैं बनाऊं वीडियो, क्योंकि मैं तो जो रेगुलर कर रहा हूँ दोस्तों, जैसे कि अभी भूगोल स्टार्ट कर दिया तो भूगोल ही पूरा करता रहूंगा रेगुलर। अब जैसे आप लोग कमेंट करेंगे कि मुझे ये टॉपिक समझना है तो उस टॉपिक पे वीडियो निकाल दूंगा दोस्तों। और अगर बात करूं कि हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री में भी आप लोग टॉपिक बता सकते हैं कि क्या करना है दोस्तों। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, बताएं मुझे कि सेशन कैसा लगा है।